गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों की सेकंड क्लास है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बजट के बारे में बताया था, जिसमें बजट क्या है, बजट के उद्देश्य, बजट के प्रकार, उसके बाद से बजट में और उसके अलावा बजट में और कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक था कि पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली मुख्य सूचनाएं। फिर नेक्स्ट था पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। और आज मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदे। पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदे कौन कौन सी होती हैं। कल ही मैंने बताया था आप लोगों को पहले वीडियो में कि पारिवारिक बजट संबंधी मदे, मुख्य मदे, बजट जो मदे होती हैं, मदे कौन कौन सी होती हैं। आहार, वस्त्र एवं परिधान। जैसे मदों में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक परिवार का बजट उसकी आय एवं आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु व्यय मदों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ये मद लगभग सभी परिवार में एक जैसे ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपके परिवार में और सभी के परिवार में, हमारे परिवार में जो भी मदे हैं, मदे मतलब जो भी आवश्यकताएं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे जिन चीज़ों पे खर्च होता है वो सबके परिवार का अलग अलग होता है। किसके अकॉर्डिंग? हमारे आय के अकॉर्डिंग, किनके घर में कितना इनकम आता है उसके अकॉर्डिंग आवश्यकताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो व्यय के प्रमुख मद जो हैं वो निम्न हैं। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन सी मदें हैं। तो इसमें है भोजन, फिर दूसरा है वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा घरेलू व्यय, पांचवा है शिक्षा। ये कभी कभी आप लोग के बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता भी है कि पारिवारिक बजट की मद कौन कौन सी हैं। फिर छठा है स्वास्थ्य, सातवां मनोरंजन, आठवां व्यक्तिगत खर्च, नौवां यातायात, दसवां बजट। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए भोजन, भोजन क्या है? भोजन जो होता है, इसमें ये जो आप लोगों का है, ये आप लोग की बुक का पेज नंबर 7 है। और इसमें दिया है कि आहार एवं संबंधित सामग्री, मतलब परिवार के सभी सदस्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मौलिक आवश्यकता आहार या भोजन है। वैसे मानव की मौलिक आवश्यकताएं कपड़ा, क्या 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 है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो अब इसमें भोजन है, तो भोजन में क्या होता है कि परिवार चाहे गरीब हो या अमीर हो, भोजन पर सभी को व्यय करना पड़ता है। आय का अधिकांश हिस्सा भोजन पर ही व्यय होता है।
ठीक है। यह मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं में भी प्रथम स्थान पे है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार चाहे गरीब हो अमीर हो, भोजन की आवश्यकता सभी को होती है और सारे लोग भोजन पे ही व्यय करते हैं। सभी लोग मतलब अधिकांश हिस्सा भोजन पे ही व्यय करते हैं। निम्न इसमें देखा जाता है निम्न आर्थिक वर्ग के परिवार का कुल आय का लगभग 60 से 70% हिस्सा भोजन पर व्यय होता है। जैसे अनाज, मसाले, दाल, दूध, घी, तेल, सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि इसी मद में आते हैं। फिर नेक्स्ट है वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद। इसमें भी ये भी क्या है, यह मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकताओं में से क्या है, एक है, मतलब आवश्यकता है। वस्त्र क्या होता है, वस्त्र हर एक व्यक्ति को खरीदना ही पड़ता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पहनने ओढ़ने के वस्त्र, घरेलू कपड़े, चादर, पर्दे, तौलिया, बिछाने के वस्त्र, रजाई आदि आते हैं। और इसमें परिवार अपनी आय के अनुसार वस्त्र पर खर्च करता है। इसमें भी क्या होता है कि जो परिवार होते हैं वो अपने आय के अकॉर्डिंग ही वस्त्र पे खर्च करते हैं। फिर नेक्स्ट है आवास। आवास पे क्या होता है कि आवास मिस होता है घर। आवास मतलब होता है घर। आवास मतलब होता है घर। तो इसमें क्या हो, आवास व्यक्ति मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं में से एक है। यह आवास जो है यह व्यक्ति की मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं में से एक है। शहरों एवं महानगरों में अधिकांश परिवार किराए के मकान में ही रहते हैं। उन्हें प्रति माह अपनी आय का एक अंश किराए के रूप में व्यय करना ही पड़ता है। जिन व्यक्ति के पास अपना मकान है उन्हें नगरपालिका कर, मकान कर, मकान की मरम्मत एवं देखरेख में कुछ पैसा अवश्य ही व्यय करना पड़ता है। जैसे जिनका खुद का घर है उन्हें इनकम टैक्स वगैरह भरना पड़ता है, होम टैक्स भरना पड़ता है। और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उन लोगों को अपने आय का कुछ हिस्सा मतलब रेंट का देना पड़ता है। अब इसमें है नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट है बच्चों की शिक्षा संबंधी मद। मतलब बच्चों के एजुकेशन पे कितना खर्च होता है। तो आधुनिक युग में प्रत्येक परिवार में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था क्या है, शिक्षा व्यवस्था को विशेष महत्व दिया जाता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए व्यक्ति एवं परिवार को शिक्षित होना जरूरी है। बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु व्यय करना पड़ता है। कुछ गरीब परिवारों में जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय रहती है, जिन्हें घर में खाने को अनाज नहीं रहता है, वे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना कि जो गरीब परिवार के लोग रहते हैं, जो गरीब परिवार रहता है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। या फिर जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है तो वो बहुत अच्छे स्कूल में नहीं एडमिशन दिला पाते हैं। मगर जो मध्यम आय वर्गीय परिवार होता है अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा अवश्य दिलाता है। जैसे परिवार को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे इस आय के आधार पे। ठीक है, तो बच्चों को शिक्षित करना परिवार का मुख्य कर्तव्य है। स्कूल की फीस, किताबें, कापियाँ, बस की फीस, हॉस्टल का खर्चा आदि व्यय इसी मद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद। इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के उत्पन्न होने पर उपचार एवं चिकित्सा
की भी आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य क्या है? अमूल्य धन है, इसे बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। परिवार में अक्सर कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है, तो क्या होता है? अस्पताल की फीस, दवाइयों पर खर्च, चिकित्सक की फीस, ऑपरेशन खर्च आदि क्या होता है? इसी मद में आता है। मतलब जो ये खर्च है, पारिवारिक बजट का जो मद है वो किस में आता है? ये जो स्वास्थ्य वगैरह है ये भी इसी में आता है मद। फिर है मनोरंजन। फिर नेक्स्ट समझ लीजिए, इसमें है आ जाएगा आप लोगों का अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद। तो प्रत्येक परिवार को उपयुक्त प्रमुख मदों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार का घरेलू व्यय भी होता है। जैसे क्या होता है आप लोग देख लीजिए, इसमें है उदाहरण के लिए देख लिया, धोबी, सफाई कर्मी, नाई, चौकीदार आदि को दिए जाने वाले शुल्क। इसमें आ जाएगा आप लोगों का टेलीफोन मोबाइल या अथवा मोबाइल खरीदना, उसका बिल, घरेलू उपकरण की मरम्मत, रख रखाव संबंधी व्यय, बर्तन खरीदना, धार्मिक सामाजिक संस्थानों को दान या चंदा देना आदि, ये सब क्या आते हैं? घरेलू व्यय में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यातायात व्यय संबंधी मद। इसमें क्या होता है? परिवार के सभी सदस्यों को किसी न किसी प्रयोजन से बाहर जाना ही पड़ता है। कुछ व्यक्तियों को नियमित जाना पड़ता है, नियमित घर से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक परिवार को अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने जुलने, भ्रमण करने तथा देशाटन पर भी कुछ न कुछ धन अवश्य ही व्यय करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? तब उनसे मिलने जुलने हेतु अथवा शादी विवाह जैसे समारोह में भाग लेने हेतु जाना ही पड़ता है। इससे व्यय किया जाने वाला धन यातायात मद के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत मद। व्यक्तिगत मद है, इसमें क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए व्यय करना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए कार्यालय जाने वाले व्यक्ति द्वारा कैंटीन में चाय, कॉफ़ी या पान, सिगरेट ग्रहण करना। इसी प्रकार जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको जेब खर्च की आवश्यकता होती है। फिर है समाज के जो उच्च वर्गीय परिवार, मतलब जो उच्च वर्गीय परिवार के लोग होते हैं उनके लिए क्या है? परिवार के प्राय सभी सदस्य विभिन्न क्लबों में, मनोरंजन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। महिलाएं किट्टी पार्टी करती हैं और इन समस्त कार्यों पर जो व्यय होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय को ध्यान में रखते हुए बजट में एक मद स्थापित किया जाता है जिसे व्यक्तिगत व्यय की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत व्यय का मतलब खुद का खर्च। मतलब हम लोग जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय हम लोग को जेब खर्च मिलता है। उसके बाद से जो बड़े आय वर्ग के, उच्च आय वर्ग के लोग रहते हैं वो लोग ये क्लबों में, सिनेमा घरों में जाया करते हैं। तो ये सब उन लोगों का अपना पर्सनल खर्च होता है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बचत संबंधी मद। तो इसमें क्या है? परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए पारिवारिक बजट में बचत का अनिवार्य रूप से प्रावधान होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक माह सभी आवश्यक, आरामदायक एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदने के उपरांत जो शेष धनराशि बच जाती है वह क्या कहलाती है? वह बचत कहलाती है। ठीक है। बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी विवाह, बीमारी, मकान बनवाने, जमीन जायदाद खरीदने, आकस्मिक दुर्घटना होने आदि पर यही धन क्या होता है? काम आता है। जो हम लोग सारे खर्च करने के बाद भी जो हम लोग बचा के रखते हैं वो क्या कहलाता, वो क्या आगे चल के इन सब चीज़ों में काम आता है। अतः प्रत्येक परिवार को अपनी आय का
कुछ हिस्सा अवश्य ही भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत। मतलब पारिवारिक बजट बनाने से पहले कौन कौन से सिद्धांत हैं कि पारिवारिक बजट जब हम लोग बनाते हैं तो किन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, करना चाहिए। इसमें क्या है, पहला क्या है, पहला है परिवार की कुल आय की जानकारी। तो इसमें पहला है परिवार के इसमें है पारिवारिक बजट को तैयार करने के लिए सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से यह आवश्यक है कि परिवार का जो भी सदस्य, गृहस्वामिनी, गृहस्वामी या कोई अन्य सदस्य जो भी हो, मतलब घर पे जो मम्मी दादी जो कोई भी हो, पापा दादा बाबा जो भी लोग हैं, पहले क्या करते हैं, बजट बनाने का कार्य करेंगे। उसे परिवार की कुल आय की सही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है। परिवार के सभी सदस्यों को अपनी अपनी आय का सही विवरण देना चाहिए। मतलब परिवार में जितने भी लोग जॉब करते हों, अगर जॉइंट फैमिली है तो जितने भी परिवार में मेंबर हैं जो जॉब करते हों, उन लोगों को अपना अपना जो उन लोगों की इनकम है उनकी सही जानकारी देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी परिवार को कुछ भिन्न स्रोतों से आय की प्राप्ति होती है, जैसे कि मासिक वेतन, किसी भवन का किराया, कृषि कार्य से अथवा लघु उद्योग से। पारिवारिक बजट तैयार करने से पूर्व सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आय का योग ज्ञान कर लेना चाहिए। इस जानकारी को अर्जित करने के उपरांत, मतलब इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही हमें पारिवारिक बजट बनाना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे हम लोग पारिवारिक बजट बनाते समय इन सब चीज़ों का ज्ञान रहेगा, तभी अच्छे से बजट बन सकता है। फिर नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण। इसमें क्या होता है कि इसमें ये देखते हैं कि पारिवारिक बजट से आय के अनुसार व्यय का निर्धारण किया जाता है। कि जो मतलब ये देखा जाए पारिवारिक बजट में पहले आय देखा जाता है कि इनकम कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यह निर्धारित किया जाता है, व्यय का निर्धारण किया जाता है कि मतलब कितना खर्च करना है। व्यय के निर्धारण के लिए परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को भी जानना होता है कि किनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है। फिर ये होता है और उन्हीं सबकी आवश्यकताओं को नोट डाउन करने के बाद जो उसमें से आवश्यकताओं में से जो सबसे ज़रूरी होता है, जो सबसे आवश्यक होता है, उन्हें सबसे पहले मतलब उनकी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें क्रमबद्ध किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बचत के प्रावधान का सिद्धांत। तो बजट बनाते समय इसमें क्या है, इसमें प्रावधान ये भी है कि पारिवारिक बजट तैयार करते समय सैद्धांतिक रूप से आवश्यक माना जाता है कि बजट में अनिवार्य रूप से बचत का प्रावधान, मतलब जो अगर हम लोग बजट बना रहे हैं तो उसमें बचत का भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि पारिवारिक बजट में स्पष्ट एवं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब बजट में ये होना चाहिए, ये नहीं कि फ्यूचर का ही प्लान कर लें और पैसा रखे रहें और जो प्रेजेंट टाइम है उसको हम लोग ध्यान में रखें ही ना। ठीक है। तो इसलिए जो पहले है उसको देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है
आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। इसमें क्या है, पारिवारिक बजट में स्पष्ट एवं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, परंतु व्यवहार में प्रत्येक परिवार को कुछ आकस्मिक आवश्यकताओं का भी सामना करना पड़ता है। जो आकस्मिक मतलब कभी कभी अचानक जो होता है, अतः बजट में आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए कि कभी कभी जो अचानक एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी चीज़ पे अचानक कहीं जाना पड़ गया तो वो आकस्मिक खर्च होता है, तो उसके लिए भी प्लान बना के रखना चाहिए। फिर है भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत। तो इसमें भी वही है कि जो बचत होता है, जो बचा के हम लोग रखते हैं भविष्य के लिए, वो इसी में आता है। वो भविष्य के लिए जो बचा के रखते हैं वो भविष्य के नियोजन वाला बजट होता है। फिर नेक्स्ट है बजट में लचीलेपन का प्रावधान। मतलब सामान्य रूप से जो पारिवारिक बजट में परिवार की आय के अनुसार व्यय एवं बचत का निर्धारण कर लिया जाता है तथा उसका कठोरता से पालन किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि के सिद्धांत पर तैयार करना। तो इसमें क्या है कि मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार करने का सिद्धांत, मतलब इसमें अधिकांश परिवार द्वारा अपना पारिवारिक बजट सामान्य रूप से आगामी माह के लिए बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोगों की आय मासिक वेतन के रूप में होती है जो मंथली मिलती है, तथा अधिकांश व्यय मासिक रूप में ही होते हैं, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, दूध का व्यय आदि। इस स्थिति में मासिक आय व्यय का बजट तैयार करना सुविधाजनक होता है, परंतु मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार करना चाहिए। अर्थात मासिक बजट तैयार करते समय वार्षिक आय तथा व्यय का समुचित ध्यान रखना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि वास्तव में वर्ष के सभी महीनों में न तो व्यय समान होता है और न ही आय। कुछ पारिवारिक व्यय ऐसे होते हैं जो किसी माह में कम होते हैं और या तो ना के बराबर होते हैं, किसी अन्य माह में बहुत अधिक होते हैं। अगर उदाहरण के लिए अनेक घरों में फसल के समय वर्ष भर के लिए एक साथ अनाज खरीद लिया जाता है, जो मतलब जिस मौसम में जो अनाज पैदा होता है। इसी प्रकार विद्यालय का नया सत्र प्रारंभ होने पर फीस, पुस्तकों का व्यय तथा स्कूल का यूनिफॉर्म आदि पर व्यय एक साथ करना पड़ता है। इसी प्रकार पारिवारिक आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को वर्ष में एक बार बोनस तथा कभी कभी ओवर टाइम के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यापारियों को भी वर्ष के कुछ महीनों में मंदी का तो कुछ महीनों में तेजी का सामना करना पड़ता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बजट के मूल्यांकन का सिद्धांत। लास्ट में इसका इवैल्यूएशन किया जाता है बजट का, कि जो हम लोग बजट बनाए हैं वो सफल हुआ कि नहीं, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उस कमियों को हम लोग लास्ट में सुधार सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट संबंधी कठिनाइयाँ। पारिवारिक बजट जब बनाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। इसमें क्या है, इसमें है ज्ञान की न्यूनता तथा अशिक्षा। जैसे ऐसा देखा गया कि अनेक प्रयासों के बाद भी हमारे देश में शिक्षा का सीमित प्रसार ही हुआ है। कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग अर्थात अधिकांशतः महिलाएं आज भी अशिक्षित ही हैं, लेकिन आज ऐसा
इस स्थिति में ज्ञान का प्रसार भी कम ही हुआ है। हमारे समाज में गृह संचालन का दायित्व गृहिणियाँ ही निभाती हैं। तो इसमें क्या है कि अनेक गृहिणियाँ तो बजट की उपयोगिता को भली भांत नहीं समझ पाती हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि समाज में व्याप्त अशिक्षा तथा अज्ञानता पारिवारिक बजट बनाने के मार्ग में मुख्य बाधा है। फिर नेक्स्ट है बजट के प्रति उदासीनता। जैसे इसमें भी होता है कि बड़ी संख्या में गृहिणियाँ अपनी अज्ञानता एवं अशिक्षा की बाध्यता के कारण बजट नहीं बना पाती हैं, परंतु इसके साथ ही कुछ ऐसी भी गृहिणियाँ हैं जो शिक्षित तथा ज्ञानवान हैं और सफलतापूर्वक पारिवारिक बजट बना सकती हैं, फिर भी वे अपने स्वभाव के कारण बजट बनाने में तथा उसका पालन करने में अधिक रुचि नहीं लेती हैं। अधिक रुचि नहीं लेने के कारण पारिवारिक बजट क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। मतलब उदासीन क्या, ये जो पारिवारिक बजट के प्रति उदासीनता के दृष्टिकोण अपनाए रहती हैं महिलाएं। इस वर्ग की गृहिणियां यदि कभी बजट बनाना प्रारंभ भी करती हैं तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं करती हैं तथा कुछ समय उपरांत उसका पालन करना बंद कर देती हैं। अतः पारिवारिक बजट के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण भी प्रमुख बाधक का कारण है। फिर नेक्स्ट है विभिन्न सामाजिक कुप्रथाएं। हमारे समाज में विभिन्न सामाजिक प्रथाओं का प्रचलन है। इन प्रथाओं को भी पारिवारिक बजट के मार्ग में बाधक कारक माना जाता है। समाज में पारंपरिक रूप से पुरुष की प्रधानता रहती है। अनेक परिवारों में पुरुष अपनी मनमानी करते हैं। वे गृह अर्थव्यवस्था में परिवार की महिला सदस्यों को कोई महत्व प्रदान नहीं करते और ना ही उनकी सक्रिय भागीदारी को ही स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाएं ना तो बजट तैयार करने में रुचि लेती हैं और ना ही गृह अर्थव्यवस्था में विवेकपूर्वक योगदान ही दे पाती हैं। इससे पारिवारिक बजट की योजना क्या होता है, कुप्रभावित होता है। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है आप लोगों का इसी क्रम में एंजिल का नियम है, पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल का नियम। एंजिल का जो नियम है इसको एंजिल का उपभोग नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजिल का, इसको हम लोग कह सकते हैं एंजिल का उपभोग नियम। ये क्या है, ये जो है एंजिल जो है ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं। ये क्या है, जर्मन अर्थशास्त्री, जर्मन के हैं और इनका पूरा नाम अर्नेस्ट एंजिल, डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल हैं, ने 1857 में जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान देते हुए जीवन स्तर के अनुकूल व्यय का प्रतिशत निर्धारित किया, जिसे क्या कहा गया, जिसे एंजिल का सिद्धांत कहते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग एंजिल ने व्यय के सिद्धांत के अनुसार आय में वृद्धि के साथ निम्न परिवर्तन आते हैं। इन्होंने ऐसा कहा, एंजिल ने सामाजिक व्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला है धनी या उच्च वर्ग, फिर है मध्यम और फिर क्या है, निम्न में विभाजित किया। मतलब जो निम्न वर्ग हैं, मध्यम वर्ग के व्यक्ति और उच्च वर्ग के। ठीक है। इसी वर्गों की वर्गीकरण के आधार पर केवल पारिवारिक आय को ही स्वीकार किया गया था। अपने अध्ययनों के आधार पर
उसने स्पष्ट किया कि पारिवारिक आय के बढ़ने के साथ साथ परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किया जाने वाला व्यय प्रतिशत मान घटता है। इन्होंने कहा, इनका पहला पॉइंट ये था कि भोजन जो एंजिल थे, ये भी आप लोगों का बहुविकल्पी या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि भोजन पर व्यय किया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। भोजन पर किया जाने वाला प्रतिशत घटता जाता है, लेकिन निम्न आय वर्ग जैसे इसमें है निम्न आय वर्गीय, यदि निम्न आय वर्ग में आप लोगों के वो लोग आ जाएंगे जो मजदूर होते हैं, जो डेली मजदूरी करके पैसा लाते हैं। तो इसमें जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं, तो निम्न आय वर्गीय यदि भोजन पर 60%, यदि उनका भोजन पे 60% खर्च होता है, मतलब अगर निम्न आय वर्ग 60% खर्च करते हैं, तो जो उच्च आय वर्ग होता है वो 50% खर्च करता है। फिर एंजिल ने दूसरा मत ये बताया कि मकान, वस्त्र, बिजली आदि पर व्यय का जो प्रतिशत होता है उतना ही रहता है, मतलब सेम रहता है इन चीज़ों पर सबका खर्च। फिर उन्होंने ये बताया कि विलासिता संबंधी आवश्यकताएं, विलासिता में आप लोगों का मनोरंजन आ जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति आदि आवश्यकताओं पे व्यय का प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जो मनोरंजन के साधन हैं वो जो उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं, उच्च आय वर्ग, मध्यम वर्ग में थोड़ा और रहता है, उच्च आय वर्ग में वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये क्या है, एंजिल का उपभोग का नियम। जैसे जैसे इसमें उन्होंने ये कहा कि भोजन पर व्यय किया जाने वाला जो प्रतिशत है वो घटता है, लेकिन निम्न आय वर्गीय यदि भोजन पे 60% व्यय करते हैं, तो उच्च आय वर्ग के लोग उस पर 50% खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का एंजिल का उपभोग का नियम। अब आप लोग का चैप्टर ये जो फर्स्ट है यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।